मैं अभिषेक शुक्ला आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं शानदार से प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर और उम्मीद करता हूं कि मैं आप सभी बच्चों को प्रॉपर तरीके से ऑडिबल एंड विजुअल होगा। आप सभी स्टूडेंट्स अनअकैडमी के शानदार से प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं। जो भी बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट स्टडी पार्टनर होने वाले जो भी नेट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हर एक वेडनेसडे जो कि यहाँ पे नए नए बैचेस लॉन्च होते हैं आप सभी बच्चों के लिए। ये कुछ टॉप सब्जेक्ट्स आपको रेगुलर बेसिस पे आपके करवाए जा रहे हैं आपके टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। और एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अगर मैं अपने बारे में देना चाहूँ तो एज माय नेम इज अभिषेक शुक्ला एंड आई हैव 4 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग फील्ड। आई एम स्पेशलाइज्ड फॉर सब्जेक्ट ऑफ एंड कॉमर्स एंड मैं आपको डेली लाइफ टीच करता हूँ। यहाँ मेरा कोड है, इस कोड का आप इस्तेमाल करके इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं साथियों। और आप सभी स्टूडेंट्स के पास प्लस और आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल हैं। अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो टेक बेस्ट एजुकेटर के साथ इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, कोर्सेज, पीडीएफ, लाइव टेस्ट क्विज़ेस मिल जाते हैं। और अगर आप यही आइकॉनिक का कोर्स लेते हैं तो आपको ये 4 बेनिफिट्स के साथ पर्सनल कोच, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग सेशंस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, एसओपी फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये सारी ही चीज़ें मिल जाती हैं आप सभी स्टूडेंट्स को। अगर बात करें नेक्स्ट स्लाइड्स की तो यहाँ पे आपको, अगर आप प्लस कोर्स लेते हैं तो आपको अभी 101 कोड अप्लाई करना है। कोई भी कोड जैसे कि आपको देख रहे हैं, जैसे वैलिडिटी के साथ आपको ये प्राइसेस शो हो रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर आप आइकॉनिक का कोर्स लेते हैं तो आइकॉनिक पे भी आपको यही कोड अप्लाई करना है, ABHI 101। बेनिफिट क्या है आप सभी बच्चों को मैंने बता ही दिया है। तो आप सभी स्टूडेंट्स को जैसे आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो ये पेज ओपन होकर आएगा। ये पेज ओपन जैसे आता है तो यहाँ पे आपको कोड अप्लाई करना है अभी 101। ठीक है, अभी 101 क्लियर है आप सभी बच्चों को? ठीक है, तो आपको बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो ये कुछ बेनिफिट्स रहे आपके पास अवेलेबल है साथियों। बक्स बाउंटी क्या मतलब, अगर बात करें तो ये आपको कुछ भी कंटेंट इनअप्रोप्रिएट लगता है वीडियो के अंदर, आप क्लेम कर सकते हैं प्राइस के लिए कि सर ये मुझे पर्टिकुलर इशू है, आप क्लेम कर सकते हो। तो आपको कहाँ से क्लेम करेंगे, कैसे क्लेम करेंगे, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म दिया गया है, वहाँ पे क्लेम कर सकते हैं साथियों। अगर बात करें हम नेक्स्ट स्लाइड की, तो आपको स्पेशल क्लासेस फीचर्स का मतलब ये है कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो क्लास होती है एप्लीकेशन पर, जिन्होंने एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं किया है सभी लोग डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, हर लर्नर्स के लिए पोल्स, आप हैंड रेस करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इसलिए कोई क्लास मिस नहीं करना है। डेली लेक्चर नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है आपको, कहीं भी कभी भी किसी भी वक्त आप लोग एक्सेस ले सकते हैं साथियों। ठीक है, इसी तरीके से बात करें तो आपके ये अपकमिंग स्पेशल्स हैं तो आप इनको जरूर ज्वाइन करें, और इसी तरीके से रिकॉर्डेड स्पेशल्स भी। ठीक है, तो लक्ष्य बैच, जिन्होंने लक्ष्य रखा है कि 2022 का मुझे क्रैक करना है एग्जाम, तो पेपर 1 के लिए आपका बैच स्टार्ट हो गया, जिसमें मैं भी आपको टीच करूंगा हायर एजुकेशन। JRF के लिए जिन्होंने क्या टारगेट किया है, तो ये आपके कुछ एजुकेटर्स हैं जो कि रेगुलर बेसिस पे आप लोगों के लिए लेके आए, और पेपर 2 में जिसका कंप्यूटर साइंस है और कॉमर्स है तो आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपनी इस क्लास को। तो काफ़ी क्वेश्चंस आई थिंक हम लोग कर चुके थे, और 10 क्वेश्चंस के करीब और 15 क्वेश्चन के करीब कर चुके थे, राइट। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन से। ओके सर, थैंक यू सो मच। चलिए, what sort of goals does management by objectives, MBO आपने पढ़ा होगा, मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव्स, एम्फेसाइज, उद्देश्यों के अनुसार किस प्रकार के लक्ष्यों पर जोर देते हैं? टेंजिबल, वेरिफिएबल, मेजरेबल, मूर्त, सत्यापन योग्य और मापने योग्य, अचीवेबल, कंट्रोलेबल, प्रॉफिटेबल, चैलेंजिंग, इमोशनल, कंस्ट्रक्टिव या हायरार्किकल, अटेनेबल एंड इफेक्टिव। सो आपको क्या लगता है क्या सही आंसर होगा? चलिए जल्दी से बताएंगे आपका आंसर क्या सही होगा। बहुत इजी क्वेश्चन, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। चलिए, चलिए
तो आपका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज ए, दैट इज व्हाट, टेंजिबल, वेरीफेबल एंड मेजरेबल। अच्छा मतलब क्या होता है, अच्छा ये भी समझना बहुत जरूरी है। अच्छा आपका आंसर आ चुका होगा उम्मीद करता हूँ सभी लोगों का। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि आपके मैनेजमेंट के अंदर, या आप ये कहें आपके कंपनी के अंदर, आपके एंटरप्राइजेस के अंदर जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेस हैं, जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेस हैं और आपके पास कैपिटल रिसोर्सेस हैं, उनका प्रॉपर तरीके से कितना यूटिलाइजेशन हुआ है, कितना यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है। मतलब यहाँ पे आपका बात हो रहा है कि जो भी आपने स्टैंडर्ड, देखो आपने एक पर्टिकुलर कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड सेट किया होगा कि मुझे इस मंथ आपको 100 यूनिट पेन, आपको मतलब 100 यूनिट्स का आपको पेन बनाना है मान लीजिए। तो ये क्या आपने क्या किया है, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया 100 यूनिट्स के लिए। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग, 100 यूनिट्स के लिए आप लोगों ने एक क्या कर दिया, पेन का यूनिट सेट कर दिया, आपने एक टारगेट सेट कर दिया। अब टारगेट सेट करने के बाद आप सभी स्टूडेंट्स ठीक है, टारगेट सेट करने के बाद आप सभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, मतलब कंपनी वाले क्या करेगा, ये सारी चीजें देखेगा कि 100 यूनिट्स का पेन अब कितने क्वालिटी के साथ जो सोचा वो सही से बना है या नहीं बना है। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे जितने भी इसके मैनेजर्स हैं, चाहे वो सेल्स मैनेजर हुए, चाहे परचेज मैनेजर हुए, चाहे वो आपके फाइनेंस मैनेजर हुए, मार्केटिंग मैनेजर हुए, इन सब के ऑब्जेक्टिव को सेट किया हुआ कि आपका भैया क्या ऑब्जेक्टिव, आपका क्या ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्टिव को मैनेज करना तभी तो आपका ये जो मेन स्टैंडर्ड है उसको अचीव कर पाएंगे। अब इसके अंदर जो भी आपने ह्यूमन रिसोर्सेस लगा रखे, ह्यूमन रिसोर्सेस मतलब क्या, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जितने भी आपके मैनेजमेंट के लोग हैं, ये सारे ह्यूमन रिसोर्सेज जो एम्प्लॉयज हैं, अब इनको अगर आप नहीं अचीव कर पा रहे, 100 की जगह आपने 80 अचीव किया, तो अब इस 80 को कैसे आपको 100 बनाना है, कैसे आपको कितना इंप्रूव करना है, ये बहुत जरूरी है। तो ये आपका होता है मैनेजमेंट ऑफ या मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ठीक, क्लियर है आप सभी स्टूडेंट्स को। टुडेज मैनेजर्स अंडरस्टैंड दैट द सक्सेस ऑफ एनी एफर्ट एट इंप्रूविंग क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी मस्ट इंक्लूड, समझना क्या बोला गया है, आज के प्रबंधक समझते हैं कि गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार के किसी भी प्रयास की सफलता में डैश शामिल होना चाहिए। मतलब आजकल के जो मैनेजर्स हैं वो ये समझते हैं कि भाई क्वालिटी चीज और जो प्रोडक्टिविटी है वो इम्प्रूव, किसी भी तरीके से इम्प्रूव तभी हो सकता है जब क्या होना चाहिए, क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम्स होना चाहिए, या कस्टमर सर्विस इंप्रूवमेंट, हमेशा कस्टमर की सर्विस में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट्स लेकर आते रहना चाहिए, या फिर कर्मचारी एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन बेटर तरीके से होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग सिंप्लीफिकेशन बहुत ही अच्छे तरीके से होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, मतलब क्या उचित लगता है कि ये होना चाहिए, तो हम कोई भी चीजों को प्रॉपर तरीके से जो भी हम क्वालिटी या फिर क्वांटिटी को इम्प्रूव करें तो कर सकते हैं। तो सबसे जरूरी होता है एम्प्लॉयज का पार्टिसिपेशन, यह सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जितना अच्छा आपका मोटिवेटेड रहेगा एम्प्लॉय, जितना ज्यादा मोटिवेटेड रहेगा आपका एम्प्लॉय, उतना ज्यादा वो अच्छे से वर्क करेगा, और जितना ज्यादा अच्छे से वर्क करेगा उतना अच्छा आपकी प्रोडक्टिविटी निकल के आएगी, उतना ज्यादा आपके प्रोडक्ट को जो आपने टारगेट सेट किया वो टारगेट आपको अचीव हो पाएगा। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को। तो इसका मतलब ये है कि आपको क्या करना है, अपने जो भी एम्प्लॉयज को है उनको हमेशा एक अच्छे लीडरशिप के अंदर उनको हमेशा मोटिवेटेड रखना है। हाउ मच दे मोटिवेटेड दे विल गेट, दे विल गिव you a better improvement in terms of output, or you can say in terms of quality, quantity, or whatever you want. तो आपको अगर अच्छा आउटपुट चाहिए, अगर अच्छी क्वालिटी चाहिए, अच्छी क्वांटिटी चाहिए, तो या फिर जो भी आपने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ उस स्टैंडर्ड को अगर आप चाहिए, तो आपको कहीं ना कहीं तो तब कहीं ना कहीं आपको क्या कहते हैं, मतलब वो चीज मिल पाएगा, क्या मतलब प्रॉपर इंप्रूवमेंट। क्लियर। Which of the following would be the least likely to pose a barrier to cross cultural communication? निम्नलिखित में से कौन सा अंतर सांस्कृतिक संचार में बाधा उत्पन्न करने की कम से कम संभावना होगी।
टोन डिफरेंस, वर्ड कॉनोटेशंस, पॉलिटिकल करेक्टनेस या डिफरेंसेस अमंग द परसेप्शंस। तो फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा? तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, दैट इज राजनीतिक औचित्य, पॉलिटिकल करेक्टनेस। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द लीस्ट लाइकली टू पोज अ बैरियर टू क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। एक सांस्कृतिक अगर हम बैरियर को, मतलब सांस्कृतिक अगर कोई भी प्रकार का हम कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये बैरियर सबसे, मतलब इन टर्म्स ऑफ कौन से टर्म्स में हम देखें कि ये बैरियर हमें नहीं देखने को मिलेगा, कि अगर हम करना चाहें, अगर हम कल्चरल कम्युनिकेशन को क्रॉस करना चाह रहे हैं, हम जिस कल्चर में हो उस कल्चर को ना फॉलो करके हम दूसरे कल्चर को फॉलो करना चाह रहे हैं, तो उसमें आपको क्या लगता है कि सबसे कम बैरियर आपको लगता है कि सबसे कम ये चीज लगता है कि ये हमें कम से कम बैरियर दिखेगा? तो वो है पॉलिटिकल करेक्टनेस, राजनीतिक औचित्य को। मतलब क्या कि किसी न किसी प्रकार का आपको राजनीतिक कोई चीजें दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि टोन डिफरेंस की दिक्कत आएगी, क्यों? क्योंकि भाई उनके कल्चरल कुछ और है, तो आपको जैसे कि आप वेस्ट बंगाल की तरफ चले जाओ, नॉर्थ एरियन की तरफ, नॉर्थ रीजन बहुत टॉप नॉर्थ में चले जाओ, तो कहीं ना कहीं आपको उनके बोलने के तरीके में, टोन में थोड़ा सा अलग, हरियाणवी में चले जाओ तो उनका अलग ही टोन नजर आता है। तो वो क्या है, कहीं ना कहीं टोन में डिफरेंस। वर्ड कोनोटेशंस को, शब्द का अर्थ थोड़ा निकालने में दिक्कत होगा आपको, उनकी सोच में, उनकी धारणाओं में, सोच में अंतर आपको नजर आएगा। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं धारणाओं में बीच में अंतर आएंगे, तो ये आपको मतलब देखने को मिलेगा कि, लेकिन पॉलिटिकल राजनीतिक चीजों को ज्यादा से ज्यादा सुधार किया जाएगा, ये बहुत कम निकलेगा, कम मतलब देखने को मिलेगा, तो इससे आपका आधार नहीं बन पाएगा। तो क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन के अंदर आपको ये तीन चीजें ज्यादा बैरियर नजर आएंगी, अगर आप किसी अपने कल्चर को छोड़ के आप किसी भी कल्चर को अगर आप अपना रहे हो, या फिर उस चीज में अगर आप जा रहे हो आगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत क्लेटन एल्डरफर्क द्वारा प्रस्तावित किया गया था, या है? विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज प्रोपोज्ड बाय क्लेटन एल्डरफर्क? थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, हायरार्की ऑफ नीड्स, एआरजी थ्योरी, या फिर एक्स वाई जेड थ्योरी? चलिए जल्दी से बताएंगे फटाफट। किसी बच्चे को कहीं डाउट हो तो आप सभी स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं, और जितने भी स्टूडेंट्स क्लास देख रहे होंगे, आप सभी लोग, जो भी बच्चे वॉचिंग कर रहे हैं क्लास, आप सभी स्टूडेंट्स को लाइक शेयर जरूर कर देना, जितने भी बच्चे क्लास देख रहे होंगे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज प्रपोज्ड बाय क्लेटन एल्डरफर्क? चलिए जल्दी से फटाफट करेंगे आंसर। चलिए ठीक है, तो यहाँ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज ERG थ्योरी। क्या हो जाएगा आपका? ERG थ्योरी। अच्छा, फुल फॉर्म सभी को पता होगा, उम्मीद करता हूँ सबको। E फॉर एग्जिस्टेंस होना बहुत जरूरी है, R फॉर रिलेटेडनेस, एक सेकंड, इसको थोड़ा सा हम रफ कर देते हैं। R फॉर रिलेटेडनेस, ठीक है, और G फॉर ग्रोथ। ठीक है, तो ये आपका ERG थ्योरी इन्होंने दिया था, ये जो कि किसके द्वारा प्रपोज किया गया था? क्लेटन एल्डरफर्क के द्वारा प्रपोज किया गया था। क्लियर है आप सभी बच्चों को? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, एक बार देख लेते हैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। कॉन्सेप्ट ऑफ एम्बियो वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, कॉन्सेप्ट ऑफ एम्बियो इज इंट्रोड्यूस्ड बाय पीटर एफ ड्रकर, मैरी पार्कर, या हेनरी फ्योल, या फिलिप कॉटलर?
एमबीओ की अवधारणा जो कि अभी जस्ट मैंने आपको समझा है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, है ना, अभी मैंने आपको समझा है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। तो अवधारणा किसके द्वारा पेश की गई थी? पीटर एफ ड्रकर के द्वारा, मैरी पार्कर के द्वारा, या हेनरी फ्योल के द्वारा, या फिर फिलिप कोटलर के द्वारा? तो एक बार जल्दी से बताएंगे किसके द्वारा यह अवधारणा पेश की गई थी, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स की धारणा? चलिए फटाफट बताएंगे क्या आंसर आपका सही होगा। जल्दी से बताएंगे फटाफट क्या आंसर होगा। चलिए तो ये आपका बिल्कुल आंसर सही होगा, दैट इज पीटर एफ ड्रकर। ये एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने एमबीओ का इंट्रोडक्शन किया था, मतलब इन्होंने ये चीजें पेश की थी, मतलब क्या इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, मिस्टर सुनील्स वन डे सैलरी वाज डिडक्टेड बिकॉज ऑफ हिज अनयूनिफॉर्म्ड लीव, मतलब अनइनफॉर्म्ड लीव मतलब क्या, यूएल जिसको बोलते हैं आपने, मतलब विदाउट इंफॉर्मेशन वो लीव पे गए। एज ही वॉज ऑलरेडी वॉर्न्ड अबाउट हिज बिहेवियर, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच मेथड ऑफ शेपिंग बिहेवियर्स? रेनफोर्समेंट, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, पनिशमेंट, या फिर नेगेटिव रेनफोर्समेंट? सो व्हाट विल बी योर राइट आंसर? फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा साथियों आपका आंसर? Mr. Sunil's one day salary was deducted because of uninformed, as he was already warned about his behavior. This is an example of which method of shaping behavior? Reinforcement, positive reinforcement, punishment, या negative reinforcement? बहुत easy question है। सी एक तरीके की पनिशमेंट है। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया है, एक गलती की है। कैसी गलती की है? जो कि ये बिहेवियर पहले से ही उसको रिपीट कर रहा है, उस बिहेवियर को, जिस बिहेवियर के लिए उसको ऑलरेडी वार्निंग दे दी गई थी। तो इसके लिए उसको क्या पनिशमेंट दी गई कि उसके सैलरी में से एक दिन का डिडक्शन कर दिया गया, एक दिन का डिडक्शन कर दिया गया। क्लियर? तो यहाँ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। सो क्या है? while managing political behaviors in organization the manager requires discouraging। अगर 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 आपको ये लगता है कि अगर पॉलिटिकल बिहेवियर को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर मतलब कि मैनेज करना है किसी मैनेजर को, तो वो उसको क्या मतलब डिस्करेज करना चाहिए, या फिर आप ये कहें कि उसको क्या है कि जो कि उससे दूर रहना चाहिए, या फिर हतोत्साहित करना। एक होता करेज, मतलब उसको उत्साहित करना, उसको हिम्मत देना, साहस देना, और एक होता है कि अनउत्साहित, या मतलब ये कह सकते हैं हतोत्साहित, उसको कम ध्यान देना चाहिए, या नेगोशिएशन पे, रिलेशनशिप्स पे, सेल्फ इंटरेस्ट पे, या डायलॉग्स पे। को क्या लगता है अगर पॉलिटिकल बिहेवियर्स की बात की जाए अगर मैनेज करने की, तो पॉलिटिकल बिहेवियर्स को अगर मैनेज करने की बात की जा रही है, तो आपको क्या लगता है कि ये चीज उस मैनेजर को इग्नोर करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा? तो फटाफट बताएंगे क्या होगा। तो क्या करना चाहिए? उसको स्वार्थ कभी नहीं लाना चाहिए। जहां पे किसी इंसान का स्वार्थ आ जाता है, ध्यान से समझिएगा, जहां पे किसी इंसान का स्वार्थ आ जाता है, मतलब क्या, सेल्फ इंटरेस्ट के प्रति जब वो कार्य करता है, तो वह उसको 15,000 सैलरी मिल रही है, तो मान लीजिए तो वो 15,000 रुपए तक ही काम करेगा, वो 1 रुपए का कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करेगा। बिकॉज कि उसको 1 रुपए का क्या स्वार्थ है भाई, क्या सेल्फ इंटरेस्ट है, क्या उसको मजा मिलेगा, क्या उसको मतलब प्रॉफिट होगा? कुछ नहीं। तो जब इंसान का स्वार्थ सामने आ जाता है, तो ये समझ लीजिए कि फिर वह सिर्फ अपने लिए काम करता है। लेकिन जिस दिन आप कंपनी के लिए, या फिर जहां पे आप काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या कहीं भी कुछ भी अगर कर रहे हैं, आप कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं, किसी को पढ़ा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अपने उससे ऊपर रह के कार्य करते हैं, तो आपके प्रति प्रमोशन उन्हीं लोगों का तो होता है। प्रमोशन किन लोगों का होता है? उन्हीं लोगों का तो होता है जो क्या करते हैं, अपने से उठकर काम करते हैं, अपने से जो उनको कार्य दिया गया उससे कहीं ज्यादा एक्स्ट्रा कार्य करते हैं। सेल्फ इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा होगा, है कि नहीं है? तो यहाँ आपका बहुत सही आंसर होता है, दैट इज प्रमोशन। प्रमोशन जो होते हैं किसी
अब सेल्फ इंटरेस्ट अगर कोई पर्सन रखेगा तो कहीं ना कहीं वो चीज़ क्या करेगा, मतलब जुगाड़ू काम करेगा, मतलब ये समझिए कि बस कैसे भी हो जाए, दिन का घंटे पूरे हो जाए, आपका ये सारी चीज़ें सैलरी मिल जाए, टाइम से आ जाए, बस ये सबसे बड़ी बात है। तो स्वार्थ के लिए जब कोई कार्य करता है तो वो कहीं ना कहीं अच्छे से राजनीतिक चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाता है कि नहीं है। तो इसको हमेशा डिस्करेज करना चाहिए, स्वार्थ को ना, स्वार्थ का भी नहीं लाना चाहिए बीच में। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, किस प्रकार के व्यक्तित्व लक्षण वाले लोग आमतौर पर खराब निर्णय लेते हैं क्योंकि वे उन्हें बहुत तेज कर देते हैं? People with which type of personality trait commonly make poor decisions because they make them too fast? किस प्रकार के व्यक्तित्व लक्षण वाले लोग आमतौर पर खराब निर्णय ले लेते हैं क्योंकि वे उन्हें बहुत तेज कर देते हैं, बहुत फास्ट तरीके से मतलब बताने के लिए प्रयास करते हैं, बहुत फास्ट तरीके से सिखाने का प्रयास करते हैं। तो फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा आपका आंसर ये सभी लोग? फटाफट सभी लोग। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज टाइप एज टू फास्ट। ठीक है, इस टाइप में अगर कोई कार्य करते हैं तो ठीक है, पर्सनैलिटी ट्रेट वाले जो होते हैं, ठीक, जो पुअर डिसीजंस ले लेते हैं, जो बहुत फास्ट, मतलब जल्दी जल्दी का कार्य किसका होता है? शैतान का होता है। तो जल्दी का शैतान का अगर आप कार्य कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका डिसीजन कैसा जाएगा आपको पता है, पुअर ही होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरणीय शक्ति है जो व्यक्तित्व को आकार देती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनवायरमेंटल फोर्स दैट शेप्स द पर्सनैलिटी? वो पर्सनैलिटी को एक आकार देती है। कौन सी ये पर्यावरणीय शक्ति है जो व्यक्तित्व को आकार देती है? तो क्या होगा? जेंडर, हाइट, एक्सपीरियंस या फिर ब्रेन साइज? तो आपका क्या उचित उत्तर होगा, क्या सही उत्तर होगा? एक बार जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरणीय शक्ति है जो व्यक्तित्व को आकार देती है? सो फटाफट आंसर करेंगे, क्या आपका सही उत्तर होगा साथियों? क्वेश्चन नंबर 19 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनवायरमेंटल फोर्स दैट शेप्ड पर्सनैलिटी को? फटाफट आंसर करेंगे, क्या आपका सही उत्तर होगा? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनवायरमेंटल फोर्स, मतलब एक प्राकृतिक, मतलब पर्यावरणीय शक्ति मिलता है जो कि पर्सनैलिटी को, जेंडर को, आपके हाइट को, आपके अनुभव को या फिर आपके मस्तिष्क के आकार को बदल देती है। तो आकार तो मुझे नहीं लगता है कि आपका ये, तो हमेशा आप ये चीज ध्यान रखिए, हमेशा कभी भी जो आपको पर्यावरणीय जो शक्ति मिलता है कुछ, वो आपके पर्सनैलिटी में एक्सपीरियंस जोड़ देता है, आपके अनुभव के प्रति आपको एक डायरेक्शन दे देता है। आप ये कहें कि अनुभव के प्रति आपको एक तरीके का मतलब शेप मिल जाती है। आप ऐसा समझे, मान लीजिए आपकी अभी आपके पास अनुभव मतलब 1 साल का है, तो आप कहीं ना कहीं कोई कार्य करते रहते हो उसी लाइन में, तो वो आपका अनुभव बढ़ता रहता है, तो आपका शेप भी आगे जा रहा है। अनुभव का अगर डायग्राम बनाए तो एक्सपीरियंस का जो है वो कहीं ना कहीं अभी यहाँ है, तो वो कहीं ना कहीं बढ़ता 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 जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपका शेप बदल रहा है, आपकी पर्सनैलिटी का अनुभव बदल रहा है। तो अनुभव एक ऐसा एक पर्सनैलिटी का एक पार्ट है जो कि शेप देता है एनवायरमेंटल फोर्स के द्वारा आपके पर्सनैलिटी को। तो सी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। जेंडर, हाइट, ब्रेन साइज, ब्रेन साइज का तो कोई मतलब ही नहीं है, और जेंडर और हाइट का मतलब जेंडर तो बिल्कुल नहीं है। हाइट की बात है तो हाइट आप कह सकते हैं, बट यहाँ पे क्या हो रही है, एनवायरमेंटल फोर्स की बात हो रही है, तो हाइट आपका एक नेचुरल चीज है कि नहीं है? तो और बाकी किसी किसी का जेनेटिक चीजें भी होती है कि हाइट सब लंबे हैं, तो सबका यही है ना, कि उसमें घर में सभी लोग लंबे दिखेंगे, तो ये चीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 के बाद 20 की तरफ। फैक्टर्स अदर देन सेटिस्फैक्शन दैट इंपैक्ट्स वंस डिसीजन टू लीव अ करंट जॉब इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ध्यान रखिएगा मैंने आपको बार बार क्वेश्चन में समझाता हूं, एक्सेप्ट, विद, विदाउट, नॉट, ये सारी चीजें आपको हमेशा ध्यान रखना। तो यहां पे भी आपको एक्सेप्ट देखने को मिल रहा है। संतुष्टि के अलावा अन्य कारक जो किसी वर्तमान नौकरी को छोड़ने के
निर्णय को प्रभावित करते हैं। मतलब एक तो होता है इंसान संतुष्ट है तो कभी भी वो नौकरी नहीं छोड़ना चाहेगा, लेकिन संतुष्टि के अलावा अगर कोई ऐसा कौन सा कारक है कि अपने करंट नौकरी को छोड़ने के लिए निर्णय लेगा, उनमें से निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल है। इसमें से क्या लगता है कि एक ऐसी कंडीशन है जिस आधार पर आप नहीं छोड़ सकते, और क्या होना चाहिए बताइए। ठीक है, वैकल्पिक नौकरी के अवसरों के बारे में उम्मीद है, समझ रहे हैं, एक्सपेक्टेशन अबाउट अल्टरनेटिव जॉब अपॉर्चुनिटी। जब आपके पास उम्मीद रहती है कि सामने वाला अच्छा खासा जॉब मिल रहा है, तो आपके पास संतुष्टि के अलावा अगर आपको छोड़ना है, इस जॉब में संतुष्टि है, आप एक जिस जॉब को कर रहे हैं और आप संतुष्ट हैं, आपको अच्छा खासा मतलब अनुभव भी मिल रहा है और आप खुश हैं, लेकिन अगर आपकी उम्मीदें बढ़ गई हैं कि अरे यार उस वाले जॉब में जहां भी मैं कर रहा हूं एक्स लिमिटेड में, वाई लिमिटेड में बड़ा अच्छा मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, बहुत अच्छा मैं इस कार्य को कर सकता हूं और मुझे अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, तो मैं इस जॉब को छोड़ने में खुशी होगी, संतुष्टि के अलावा। क्योंकि जब किसी को संतुष्टि नहीं होती तो वो ऑब्वियसली वो जॉब छोड़ देता है उसको, या जॉब बहुत प्रेशर में करता है तो उसको छोड़ने के लिए वो मतलब डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन अगर उसको संतुष्टि मिल रही है, या हम ये कहें कि संतुष्टि के अलावा कौन सा ऑप्शन है कि हम जॉब छोड़ सकते हैं, तो हम वो इसलिए कर सकते हैं कि अल्टरनेटिव जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छे से हमारे पास लगी हुई है। ठीक है, तो यह कहीं ना कहीं बड़ा अच्छा एक अनुभव दी जाती है। और लेकिन ऐसा आपको मैं एक बात बताऊं, एक चीज मैं आपको बताता हूं, एक अच्छा अनुभव साझा करना चाहूंगा मैं आप लोगों के साथ। वो साझा क्या करना है कि कभी भी कोई जॉब कर रहा है, जहां पे जिस प्रकार का जॉब कर रहा है, समझिए उसकी अगर सैलरी 10,000 है, सैलरी 10,000 है, और कोई एक्स जाके वाई लिमिटेड में चला, यहाँ एक्स लिमिटेड में वो 10,000 मतलब उसको सैलरी मिल रहा है, और वो वाई लिमिटेड में जैसे ही चले जाता है तो वाई लिमिटेड में उसको मिलता है 12,000 रुपए। वाई लिमिटेड में उसको 12,000 रुपए मिलता है, तो वो एक्स अभी मतलब कि मान लीजिए पी बंदा है, कोई पी यहाँ काम कर रहा है, फिर यहाँ पे जाके काम करेगा, ऑब्वियसली वो बोलेगा यार यहाँ 12,000 मिला, 12,000 चले जाओ। फिर इसके बाद 12 यहाँ पे एक महीना कार्य किया, एक महीने के बाद यार 10,000 मिला, एक काम करता हूँ यहाँ चले जाता हूँ। 12,000 यहाँ देखा, यहाँ पे एक महीना तुरंत आ गया दौड़ के, एक महीने यहाँ कार्य किया, लेकिन कहीं और देख रहा है कि भाई वहां 14,000 मिल रहा है। ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। कभी भी आपको सिर्फ सैलरी की वजह से इधर उधर नहीं भागना चाहिए। इससे क्या होता है ना, आपका अनुभव खराब हो जाता है। अनुभव खराब होने का मतलब जहां से, अब मान लीजिए आपसे 12,000 वाला पूछेगा, जब जहां जॉब करने जाएंगे, अभी ये आपसे पूछेगा कि भाई आपके पास कितने साल का अनुभव है, तो आप क्या बोलोगे, एक महीने का अनुभव है आपके पास। एक महीने का क्या अनुभव होता है, कुछ नहीं। तो एटलीस्ट आप 10,000 में कम से कम 4 से 5 महीने या 3 से 4 महीने आप कार्य करें उस चीज को, है कि नहीं है। तो 3 से 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने काम करें, जिससे आपका एक 6 महीने का अच्छा खासा अनुभव हो आपके पास। अब आपने एक महीने जॉब करके दूसरा छोड़ दिया, फिर यहाँ एक महीने जॉब करके तीसरा पकड़ लिया, तो इससे क्या होगा, जब आप कहीं अच्छे जगह जाएंगे ना, तो अच्छे जगह आपके पास एक वो मांगते हैं, स्टेबिलिटी मांगते हैं कि आपके पास स्टेबिलिटी मैनर में कितना आपके पास अनुभव है। तो स्टेबिलिटी मैनर में अनुभव पाने के लिए आपके पास एक, जब आप खुद स्टेबल होगे तब तो आपके पास अनुभव होगा। अब आप क्या कहोगे, एक महीना यहाँ किया, एक महीना यहाँ किया सर, 2 महीना वहां किया, तो वो कहेंगे जब ऐसा कर रहा है तो यहाँ हमारे कंपनी में भी ऐसा करेगा, जहां इसको अच्छा मिला छोड़ छाड़ के चला जाएगा, हमारे काम को लटका के चला जाएगा, तो वो कभी आपको जॉब देंगे ही नहीं इस तरीके की अच्छी खासी सैलरी पे। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखें। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अगर बहुत सारी चीजें तब तो कोई एक अलग अलग कंडीशन है, बट अगर सिर्फ सैलरी की वजह से, सिर्फ और सिर्फ सैलरी की वजह से आप किसी जॉब को बार बार क्विट कर रहे हैं, फिर पकड़ रहे हैं, क्विट कर रहे हैं, फिर पकड़ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आप अपने अनुभव के साथ, अपने लाइफ के स्किल्स के साथ, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ कहीं ना कहीं आप एक गलत डिसीजन ले रहे होंगे। ठीक है, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है आप सभी स्टूडेंट्स को। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन करते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो उम्मीद करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स को क्लास पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी आप लोगों को क्लास। तो आप सभी बच्चे लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप सभी स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं मुझसे। आपको चाहे वो आप टाइम से रिलेटेड हुआ, जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है मेरी क्लास 2 बजे होती है और 8 बजे होती है, तो आप सभी स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं किसी प्रकार का अगर कोई भी दिक्कत होता है। और जो भी बच्चे क्लासेस को ज्वाइन कर रहे होंगे, लाइक शेयर जरूर कर देना है क्लासेस को आप सभी स्टूडेंट्स को। और साथ ही साथ आपको इस चीज़ का ये जरूर ध्यान रखना है, इस चीज़ का आप लोगों को जरूर ध्यान रखना है क्या, कि आपको
रेगुलर बेसिस पे क्लासेस को ज्वाइन करना है, ठीक है। रेगुलर बेसिस पे क्लासेस को ज्वाइन किया, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ऑल पर क्लिक कर दे, जिससे सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप सभी बच्चों को लाइक जरूर कर देना है, जो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना है, ठीक है। अभी 101 इस कोड का इस्तेमाल करेंगे 10% डिस्काउंट के लिए जब भी आप परचेज करेंगे, और आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करेंगे और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं टीचर से, तो आप इस कोड का जरूर से जरूर इस्तेमाल करें। सो आप सभी बच्चों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करते रहें। सो आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बढ़िया से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लोगों का ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें, साफ सफाई रखें अपने अगल बगल, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है परोपकारी व्यक्ति बने, और अपने देश को आगे बढ़ाने में आपका कुछ न कुछ योगदान हर दिन नहीं तो हर हफ्ते कुछ न कुछ होता रहे, चाहे वो किसी भी मायने में हो, चाहे वो लोगों की मदद करने में हो, चाहे वो आपके देश के प्रति कोई कुछ भी योगदान हो जो आपको लगता है, तो करते रहें हमेशा। और रक्षा करें अपने देश की और अपने समाज की और अपनी भी। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, बढ़िया से सारे एजुकेटर्स की क्लासेस देखते रहें, रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई लिखाई अच्छे से करें। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू सो मच, आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।